The Ideal Concept. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द आइडियल कॉन्सेप्ट चैनल में। जैसा कि हमने कहा था कि हम आपके लिए डेली एक नए नए वीडियो और आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी उन सभी सब्जेक्ट की वीडियोज हम बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। तकलीफ तो पूरी दुनिया को हो रही है, हमें और आपको भी हो रही है। पॉजिटिव वे में उन चीज़ों को ले रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। लर्निंग पीरियड है, ये चीज़ें अभी कोरोना की जो ये कहर अभी ढा रही है, ये मुझे लगता है इसका अगर अच्छा नाम दे तो पॉजिटिव नाम दे तो ये एक लर्निंग पीरियड होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा के जा रही है, जीने का तरीका सिखाते जा रही है, साफ सफाई की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी दुनिया में वो सिखाया जाए, हम दूर रह के भी अपनों के कितने पास हैं ये चीज़ सिखाई जा रही है। हमें कुछ ऐसी भी मजबूरियों का, ऐसे भी संकट का सामना करना पड़ रहा है जिसका हमने कभी उम्मीद नहीं किया था। लेकिन ये कहा गया है कि बिलीव इज गॉड, आप जैसा विश्वास करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आप किसी चीज़ को प्रॉब्लम समझ के लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, उसी को अगर आप ताकत के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका ताकत होगा। तो आशा करता हूं कि आप सब इसको पॉजिटिव वे में ले रहे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आसपास के लोगों को भी कोरोना से सेफ रखने के लिए उनको अवॉइड कर रहे होंगे। तो चलिए, मैंने जैसा कहा था कि इंट्रो वीडियो में कि डेली हम जब आपके साथ क्लास करेंगे तो एक नया टॉपिक या किसी भी चीज़ की नई इश्यूज को लेकर हम आपके सामने आएंगे और उस पर हम दोनों मिलके डिस्कस करेंगे और फिर उसके बारे में डिटेल नॉलेज आप भी शेयर करेंगे और मैं भी शेयर करूंगा। आपका जरिया होगा थ्रू द कमेंट बॉक्स और मेरी जरिया होगी वो जो मैं वीडियो के थ्रू आपके पास पहुंचाऊंगा। तो आज एक सबसे बड़ा चीज़ जो आपको पता होगा, मैं क्लासेस भी लेता था, ऑफलाइन क्लासेस जब मैं क्लास के अंदर में लेता था तो मैं इनकी चर्चा करता था अबाउट द किम जोंग। आपको पता होगा इस किम जोंग के बारे में। किम जोंग पहले है कौन ये मैं आपको बता देता हूं। ये नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है। ये नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है। डिक्टेटर का मतलब होता है बाबू तानाशाह। ये नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है। यह 2011 में अपने आप को वहां का तानाशाह घोषित कर दिया था और ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया था। इससे पहले इसके पापा थे, इसके बाद इसके दादा थे इससे पहले। तो ये जो है इन तीनों के पीढ़ी में ये सबसे ज्यादा क्रूर है। क्रूर का मतलब निर्दय है। अभी आपको हाल के ही घटना आपको पता होगा कि एक नॉर्थ कोरिया का एक ऑफिशियल आदमी, इसी का सेना का कोई जवान, ऑफिसर, अधिकारी चाइना गया था वहां पर किसी चीज को डील करने या किसी चीज की बातों को करके बात करने के लिए। जब वहां से वो लौटा तो तानाशाह किम जोंग ने उसको गोली मरवा दिया। इसलिए गोली मरवा दिया क्योंकि इसे लगा कि वो वहां से हो सकता है संक्रमित हो गया होगा, कोरोना का पॉजिटिव होगा और डायरेक्ट उसे गोली मरवा दिया। आप इसकी बीवी के बारे में जानते होंगे। हालांकि सब कोई को अपने बीवी से प्यार होता है, इसको भी है। सब कोई को जलन भी होती है कि अगर उसके बीवी की तरफ कोई नजर उठा के देखे, है कि नहीं? क्योंकि आजकल तो नजर से ही लोग बहुत चीज अदा कर देते हैं। तो यही चीज है कि इसके तरफ, इसकी बीवी की तरफ अगर देखने का भी सजाए मौत है। अगर आप इसकी बीवी की तरफ नजर उठा के कोई भी गैर मर्द देखता है तो उसको नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उसको जान से मरवा देता है। इतना ही नहीं, इसके बीवी के लिए एक अलग सिक्योरिटी फोर्स भी बनाई गई है। इसकी बीवी को जहां रखा जाता है वो पैलेस में भी बीवी को अलाउड नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से भी जाके इंटरेक्ट हो या किसी तरह की बातें भी हो या किसी तरह एकदम जैसे आइसोलेट करके रखना, उस तरह रखा है। और ये बहुत बड़ा, ये आपको पता होगा कि एक इसको सनकी भी कहा जाता है क्योंकि कभी भी जो मन होता है वो करता है। अमेरिका जैसा सुपर पावर से भी ये डरता नहीं है। आपको कुछ दिन पहले ही पता होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इनको बुलाया थे पर्सनली मीटिंग इनके साथ रखने के लिए और ये बात करने के लिए जो ये आप न्यूक्लियर के ऊपर ये लगातार परीक्षण करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसको मना कर रहे थे अमेरिका, पूरी देश इसके अगेंस्ट थे कि आप ऐसा ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी का सुनता नहीं था। तो इसको बुलाया था डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का, मुझे लगता है कि कहाँ बुलाए थे मुझे जगह का, लेकिन कोई एक आइलैंड पर इनकी मीटिंग हुई थी जहाँ इन सारे बातों को डील किया गया था। उसके बाद थोड़े दिन के लिए ये शांत हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी डरता तो किसी से नहीं है। ये मरने और मारने में बिलीव रखता है अपने देश के लोगों को भी। जब इसकी
14 अप्रैल, आई थिंक 14 अप्रैल को ही इसके दादा का जन्मदिन या बरसी के दिन ही वहाँ का नॉर्थ कोरिया डे मनाया जाता है। जन्मदिन के दिन ही इसका वहाँ नॉर्थ कोरिया डे मनाया जाता है, जहाँ पर कि ये हर साल वहाँ मौजूद रहा है और वहाँ एक बड़ा फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। इसके जो दादा थे उन्हें वहाँ पर फूल माला अर्पित किया जाता है। लेकिन इस बार 14 अप्रैल को ये गायब था उस दिन, यानी नॉर्थ कोरिया डे के दिन वो वहाँ पर उस इवेंट में ये पार्टिसिपेट नहीं किए थे, इन्वॉल्व नहीं हुए थे। इसलिए ऐसा कई मीडिया चैनल के द्वारा, कई जासूसी सूत्र के द्वारा ये ऐसा कहा गया कि कुछ लोग ऐसा बोले कि हार्ट सर्जरी के दौरान इनकी हालत ऐसी हो गई नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर का कि अब ये बचने के एकदम मरने के कगार पर हैं, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कुछ मीडिया वाले, कुछ सूत्र ऐसे भी बोलते हैं कि इन्हें भी कोरोना हो गया है इसलिए आइसोलेट है। तो बहुत सारी बातें इनके बारे में चल रही है। तो मैं इसका इसलिए चर्चा किया हूँ कि ये करंट मतलब दुनिया के लिए आप बोले तो एक समस्या भी बना हुआ है और लोगों के बीच में कुछ लोग इनकी सोच की प्रवृत्ति के उनके लिए हीरो भी बना हुआ है, लेकिन ही कुड नॉट बी हीरो। इसको हीरो नहीं हम बना सकते हैं, क्योंकि किसी लोग को उसकी बिना गलती या सिर्फ उसकी बीवी की तरफ देख ले या बिना जांच किए हुए, क्योंकि वह संक्रमित देश से आया है तो संक्रमण उसको हो चुका होगा इसलिए गोली मार देना कहीं से भी जायज नहीं है। तो आप किम जोंग के बारे में डिटेल नॉलेज रखिएगा इसके बारे में, क्योंकि अभी करंट टॉपिक बना हुआ है, इसके बारे में पूरी मीडिया, पूरी सूत्र इसके पीछे लगी हुई है और पूरा देश का भी ये एक इशू बन चुका है। सबके अंदर का क्यूरियोसिटी जगा दिया है कि ये जिंदा है, मर गया, इसको क्या हुआ है, अभी तक किसी को पूरी तरह से तहकीकात करने के बावजूद भी कंफर्मेशन नहीं मिली है। तो इसके पीछे ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक अच्छी खुशखबरी भी मैं बता रहा हूँ जो हमारे देश के लिए है, मैं अभी तुरंत आपको बता रहा हूँ, पहले मैं वो चीज लिख देता हूँ। मैथमेटिकल फॉर्मूला और कैलकुलेशन बोल सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग में ये बताया गया है कि भारत जो है वो 21 मई तक 90%, 21 मई तक 90% कोरोना मुक्त हो जाएगा, कोरोना फ्री हो जाएगा। यानी हमारा देश में जो 21 मई है वो 90% जो है वो बताया गया है कि 90% तक 21 मई को हमारा देश जो है वो कोरोना मुक्त हो जाएगा। एक अच्छी खबर है हम सब के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि लॉकडाउन हमारे देश को बहुत पीछे लेके जा रहा है, हमारे देश को नहीं पूरी दुनिया को लेके जा रहा है। और ये आपको पता होगा कि ये कहाँ से आया है, तो यूनिवर्सिटी ये है कौन सी यूनिवर्सिटी है, मैं भूल रहा हूँ नाम उस जगह का, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च है, नहीं तो वहाँ की बताया है, वहाँ पर ये शोध करके मैथमेटिकल शोध करके बताया गया है। वो जगह का मैं नाम है, मैं बीच में याद आ गया तो मैं बता दूँगा कि भारत जो है 21 मई तक इस चीज़ से फ्री हो जाएगा। तो इन चीज़ों पर चलिए अब हम आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में मैंने आपको बताया था वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने बताया था लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो आपको पता होगा कि मैंने बताया भी है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब टोटल नंबर में 11 होता है और उस 11 में से हम लोग बी फॉर्म को चर्चा कर चुके थे। बी फॉर्म में कौन कौन आता है बाबू, तो इज, आर, एम, और मैंने ये बताया था कि ये प्रेजेंट फॉर्म है, और इसी का पास्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था वाज, वर, ये क्या है, पास्ट फॉर्म है। फिर मैंने इसमें आपको बताया था कि इसका भी हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हम बताए थे कि दो तरह का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो इसमें बाबू
ये सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। एंड एट द सेम टाइम आई हैव टोल्ड यू कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। तो इसमें आर जो है, ये आर जो है बाबू, ये प्लूरल वर्ब है और इज और एम सिंगुलर वर्ब है। प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट फॉर्म में आर जो है ये प्लूरल वर्ब है, ये मैंने चर्चा कर दिया, मैं रिकैप कर रहा हूँ। और इज और एम जो है ये सिंगुलर वर्ब है, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ लेता होगा और ये प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ लेता होगा। इसी का पास्ट फॉर्म में इज और एम का ही पास्ट फॉर्म वाज होता है और आर का ही पास्ट फॉर्म वर्ब होता है। तो आर क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल कंसीडर होता है। और इज और एम सिंगुलर है इसलिए वाज भी यहाँ क्या है, सिंगुलर है। तो इसकी यूज कहाँ, किसके साथ कौन यूज होता है, मैंने ये लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हैव, हैज, हैव। तो मैं इसको रब करता हूँ और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कि हैव और हैज, हैड ये सब की यूजेज कहाँ है और क्या है। चलिए ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। मैंने बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि इसको ग्रामेटिकल हम लोग बहुत यूज करते हैं और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म में आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में आता है। मेन फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, मेन वर्ब भी बोलते हैं, फुल वर्ब भी बोलते हैं, वो भी इसके साथ अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म में यूज होता है, इसीलिए हम इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो हैव जो है बाबू ये है एक प्लूरल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्लूरल वर्ब है। तो अब अभी तुरंत मैंने बताया प्लूरल है और ये प्रेजेंट फॉर्म है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये प्लूरल वर्ब है तो आपके दिमाग में ये बात क्लिक होना चाहिए कि ये अगर प्लूरल वर्ब है तो इसके साथ हमेशा सब्जेक्ट भी क्या आएगा, तो प्लूरल आएगा। एक एक्सेप्शनल केस है आई। आई हालांकि बाबू सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, लेकिन ये हमेशा अपने से, ये हमेशा नहीं लेकिन हैव के साथ ये हमेशा आई ही यूज होता है। तो आई, यू, दे, है ना, वी, ये सब प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, जो मैंने आपको बताया था, ये सब प्लूरल प्रोनाउन है। और एंड, टू, एंड, मोर देन टू नाउन्स, है ना। यानी नाउन क्या है बाबू, तो मैंने बताया है कि किसी भी नाम को, किसी के भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक के नाउन भी के साथ भी हम लोग हैव लगाते हैं। प्रेजेंट फॉर्म है, हैव है ना, हैव जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, प्लूरल वर्ब है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। एक्सेप्ट क्या है, आई, आई एक एक्सेप्शनल है। हैज बाबू ये सिंगुलर फॉर्म है, इसी हैज का ही प्लूरल फॉर्म क्या है, हैव है। तो हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, ये भी प्रेजेंट फॉर्म में है। और जैसे ही मैंने आप बोल दिया कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये सिंगुलर वर्ब है, सॉरी ये सिंगुलर वर्ब है तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि नाउन और प्रोनाउन में कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल होता है। तो प्रोनाउन में कौन कौन बाबू सिंगुलर है, तो ही, सी, इट, है ना, दिस, दैट भी है, लेकिन इसको हैज के साथ बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन कम यूज होते हैं, ठीक है। दिस, दैट ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम लोग हैज यूज करेंगे प्रेजेंट फॉर्म में। एंड नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज को के नाम को अगर हम एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे, सिंगुलर, नेम ऑफ एनीथिंग का मतलब किसी एक चीज का नाम। तो किसी एक चीज का नाम, अगर किसी चीज का नाम को हम एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे और वो अगर सिंगुलर रूप में यूज करेंगे तो उसको हम लोग उसके साथ हैज यूज करेंगे। क्लियर। चलिए, हैव और हैज का ही पास्ट फॉर्म होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि हैव और हैज का ही पास्ट फॉर्म होता है हैड। तो हैड जो है वो पास्ट फॉर्म है किसका, तो हैव और हैज का, है ना। और क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है तो इसके साथ चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट रहे चाहे प्लूरल सब्जेक्ट रहे, दोनों के साथ हम हमेशा हैड ही यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, तो हम लोग दोनों के साथ हैड ही यूज करेंगे। ये बात
हैव, हैज, हैड। देखिए ये हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए भी करते हैं, एडवांस सेंटेंस में भी हैव का यूज, हैज का, हैड का यूज करते हैं, और हम लोग टेंस में भी यूज करते हैं, वॉइस चेंज में भी यूज करते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम लोग ग्रामर में बहुत जगह यूज करते हैं और बहुत ढंग से यूज करते हैं। जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का मैंने आपका प्रॉपर्टीज पहले बताया था कि इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये अपने साथ सिंगुलर फॉर्म में सिंगुलर को लेता है, प्लूरल फॉर्म में प्लूरल सब्जेक्ट को लेता है। दूसरी बात कि ये हर मेन वर्ब का भी अपने साथ अलग अलग फॉर्म लेता है, कहीं पर ये अपने साथ V1 ले सकता है, कहीं पर अपने साथ ये V3 लेता है, कहीं पर अपने साथ इस तरह अलग अलग फॉर्म का यूज होता है। इसको ग्रामर में बहुत जगह यूज भी करते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में पहले हम लोग 5 का चर्चा कर चुके थे, अभी ये 3 हैव, हैज, हैड का चर्चा कर लिए। अब बचा है हमारे पास 3 और, जो है डू, डज और डिड, उसकी चर्चा भी हम अभी कर लेते हैं। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं फिर से जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो उसमें मैं उसको रिकैप कर दूंगा। चलिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डू, डज and did. Does is a singular verb. As I told you, if it is a singular verb, then we should use singular subject always with a singular verb. Did is the past form of do and does. It is the past form of do oblique does. दोनों का past form में did ही हम लोग यूज करते हैं। सॉरी, डू जो है बाबू ये प्लूरल वर्ब है, और ये प्लूरल वर्ब है तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा, और ये दोनों जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये दोनों क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है। और इसी का पास्ट फॉर्म मैंने अभी आपको क्या बताया कि पास्ट फॉर्म इसी का क्या होता है, डिड होता है। तो डू क्योंकि प्लूरल वर्ब है तो इसके साथ हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट भी यूज करेंगे, तो इसके साथ यूज होगा बाबू प्लूरल सब्जेक्ट। और मैंने कई बार चर्चा कर दिया कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। ये डज सिंगुलर वर्ब है तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, डज। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, डू। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, मैंने कई बार रिपीट कर चुका हूं, अभी भी कर रहा हूं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। और डू और डज का ही पास्ट फॉर्म होता है डिड। तो डिड जो है ये पास्ट फॉर्म, किसी का भी पास्ट फॉर्म रहे तो उसके साथ मेनली इनका एक बी फॉर्म को छोड़ के सिंगुलर रहे या सब्जेक्ट प्लूरल रहे, दोनों के साथ हम लोग डिड का यूज करते हैं। तो डिड का हम लोग सिंपल सेंटेंस में भी यूज करते हैं, टेंस में भी यूज करते हैं, और बहुत जगह हम लोग इसको यूज करते हैं। जब हम इसके एडवांस स्ट्रक्चर में यूज पढ़ेंगे उस समय जानेंगे। तो ये हमारा था अबाउट द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। आज ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के 11 होते हैं, टोटल 11 की चर्चा मैंने कर दिया। इसमें मैंने आपको बताया बाबू कि कौन कौन होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। पहले तो मैंने वर्ब बताया, फिर मैंने आपको बताया कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं इसको, इसकी क्या खासियत है, यानी क्या प्रॉपर्टीज हैं, फिर ये कितने नंबर में होते हैं वो बताया, फिर कौन कौन होते हैं वो भी मैंने बताया, उनकी यूज कहाँ होती है वो भी मैंने बताया, कौन किसका प्रेजेंट फॉर्म है, किसका पास्ट फॉर्म है वो भी मैंने बताया, कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है वो भी मैंने बताया। और ऑलरेडी क्योंकि हमने सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें मैंने सब्जेक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज आपको दे रखे हैं। अगर आपको कहीं पर मिस कर रहे होंगे तो आप वीडियो को जाके देख लीजिएगा, पॉज करके कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, सो डेट अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो बार बार आपका नेट अवेलेबल हो चाहे ना हो, कॉपी तो हमेशा अवेलेबल होगी, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में किसी को अगर दिक्कत होगा बाबू तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं डील करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आज मैं वो ट्राई किया हूं कि मैं आपको दे दूं। अब हम लोग कोशिश करते हैं आज समझने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, क्यों इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। देखिए मैंने अभी तुरंत बताया था, अगर कोई आपसे पूछे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंस है तो सबसे पहले डिफरेंस समझिएगा कि मैंने अभी बताया कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर रूप में लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल रूप में लगता है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे हमेशा वही यूज होता है।
सेम मॉडल वर्ब हमेशा यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे। दूसरी बात कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा हम लोग मेन वर्ब, उसी को फुल वर्ब बोलते हैं, उसी को प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, हमेशा मेन वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं हमेशा। लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मैंने बताया था कि इसको हर जगह अलग अलग जगह पर इसका मेन वर्ब का अलग अलग फॉर्म यूज करते हैं। तो चलिए अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या कहते हैं वो तो समझ गए होंगे आप। तो कौन कौन होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब? बहुत होते हैं, लेकिन मैं कुछ बताता हूँ आपको, जैसे कैन, कुड, शुड, आउट टू, मे, माइट, मस्ट। ये बेसिक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसका यूज कहाँ होता है। लेकिन इससे पहले यूज से पहले मैं बताऊंगा एक एक के बारे में, वन बाय वन मैं चर्चा करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर किसको किस सेंस में हम लोग यूज करते हैं और ये हमारे इंग्लिश ग्रामर में कहाँ कहाँ हेल्प करता है। इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास है बाबू कैन। तो टुडे विल डिस्कस, नाउ ओनली विल डिस्कस अबाउट द कैन, कि कैन का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखते हैं कैन को हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो इसको बोल सकते हैं, जहां पर हिंदी सेंटेंस में रहा होगा, लिखा होगा सकता है, हूं, है, सकता है, हूं, है। अब ये सकता का मतलब है क्षमता, यानी कैन को जहां पर हमें कैपेबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी को शो करना होगा, यानी क्षमता। कैपेबिलिटी का मतलब बाबू क्षमता, कैपेबिलिटी दिखाना होगा, अपनी पावर को दिखाना होगा, है ना, एबिलिटी को दिखाना होगा, सेम चीज। वहां पर हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? कैन का यूज करते हैं। कैसे? जैसे मानो कि मैं दौड़ सकता हूं, ये सकता हूं यानी सकता हूं तो इसमें लगा हुआ है, तो सकता हूं में यहाँ पर हम कैसे समझेंगे कि कैन ही यूज होता है? तो पहला तो हमारा आइडेंटिफिकेशन है कि चलो सकता हूं लगा हुआ है। दूसरी बात कि ये क्षमता दिखाता है कि नहीं, मैं दौड़ सकता हूं का मतलब है कि मेरे अंदर दौड़ने की क्षमता है, यानी मैं उसके कैपेबल हूं, दौड़ने के कैपेबल हूं। तो जिसके अंदर आपको लगे कि ये क्षमता, औकात, ताकत, इन चीजों की अगर चर्चा होती है, वहां पर हम लोग कैन यूज करते हैं। तो इसको सेंटेंस में कैसे अरेंज करेंगे वो भी हमें देखने की जरूरत है। तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे बाबू? तो क्योंकि हम आपको बताए थे सेंटेंस के लिए दो चीज जरूरी होती है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रीडिकेट। तो आंख बंद करके तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, है ना। अब प्रीडिकेट में पहला हमें क्या मिला था? तो वर्ब मिला था, तभी तो हम वर्ब का चर्चा कर रहे हैं। ये भी तो एक वर्ब है, कैन भी क्या है? एक वर्ब है। कौन सा वर्ब है? तो बाबू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो मॉडल में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसको हम कैन, सब्जेक्ट के बाद कैन यूज करेंगे। और मैंने अभी तुरंत आपको बताया है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ ही हम लोग पहला लगाते हैं, इसलिए पहला यूज करेंगे। ये ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं एक एग्जांपल में आपको दिखाता हूं, जैसे कि मैं गीत गा सकता हूं, मैं गीत गा सकता हूं। अब मैं का अंग्रेजी तो आप सबको पता होगा, आई, चलो शब्द क्यों। अब देखो एक चीज और मैं ट्रिक आपको बताता हूं कि सेंटेंस में आप कैसे समझेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। तो सेंटेंस में आप पूछेगा कौन, तो अब मैं यहाँ पर पूछूंगा कौन गीत गा सकता है, तो मैं गीत गा, कौन का आंसर क्या आएगा? मैं। तो ये मैं को हम लोग, मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, तो ये मैं हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मैं का अंग्रेजी आई, और जैसे ही सब्जेक्ट हमने लिख दिया उसके बाद ऑलरेडी हमको इस स्ट्रक्चर में ही दिखाई दे रहा है क्या है लिखा हुआ? कैन। तो हम लोग यूज करेंगे आई कैन। उसके बाद कह रहा है वर्ब का पहला रूप। अब ये V1 जो लिखा हुआ है इसी को मेन वर्ब, फुल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, इसी वर्ब की मैं चर्चा करता हूँ। ये भी वर्ब है, लेकिन ये कौन सा वर्ब है? ये हेल्पिंग वर्ब है, या ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन ये कौन सा वर्ब है? तो ये मेन वर्ब है ना। अब मेन वर्ब आप कैसे पहचानेंगे? तो किसी भी हिंदी में अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ना लगा होगा, आप कुछ छोड़ के, कुछ लोग होंगे जिनके दिमाग में आ रहा होगा नाना, पटना, गहना, गोल्ड वाला सोना, तो ये सब को छोड़ के किसी भी हिंदी शब्द के अंत में अगर ना लगा रहेगा तो उसको हम ज्यादातर, जनरली वो क्या होता है? मेन वर्ब होता है। तो जैसे अब हम लगा के देखते हैं, गीतना तो होता नहीं है, गाना, ये आप कहते हैं ना कि मैं गाना गा रहा हूँ, गाना,
तो ये इसके अंत में ना लग रहा है, तो यानी ये क्या होगा, मेन वर्ब होगा। और गाना का अंग्रेजी क्या होता है, सिंग होता है। और सिंग क्योंकि सिंगुलर, सिंग क्या है तो वर्ब का पहला रूप ही है, तो हम उसी को वैसे ही यूज करेंगे, सिंग। तो आई कैन सिंग, अब ऑब्जेक्ट है तो क्या, मैं जो क्या कर रहा हूँ, मेरे कुछ यानी कर्ता द्वारा किए गए कार्य का असर किस पर पड़ रहा है, तो गाना पर पड़ेगा, क्योंकि मैं किसको गा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं गाना गा रहा हूँ। तो गाना का अंग्रेजी होता है सॉन्ग, लेकिन क्योंकि ये एज ए कॉमन नाउन यूज करते हैं, तो कॉमन नाउन के साथ हमेशा कोई ना कोई आर्टिकल यूज करते हैं सेंटेंस में। तो कॉमन नाउन के साथ हम लोग यहाँ पर, ये काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन को काउंटेबल नाउन के अंदर में भी पढ़ते हैं, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज किए, ए। बच्चा में आप लोग के दिमाग में आता होगा कि सर मैं लड़का हूँ, मैं आई एम ए बॉय ही क्यों लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, तो बॉय जो है वो एक कॉमन नाउन है और ये काउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए ग्रामर का रूल कहता है कि हमेशा कॉमन नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल यूज होना चाहिए। तो क्योंकि काउंटेबल नाउन हो रहता है, इसलिए हम लोग उसके साथ ए यूज कर देते हैं, आई एम अ बॉय, है ना। चलिए, तो अब ये समझ गए, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, कैन है, वर्ब का पहला रूप है, और ऑब्जेक्ट सॉन्ग है, आई कैन सिंग ए सॉन्ग। यानी इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर गीत गाने की क्षमता है, मैं भी गा सकता हूँ, लता मंगेशकर गाती है, सोनू निगम गाता है, कुमार सानू गाता है, हम थोड़ी कम है उससे, हम भी गा सकते हैं, सुनाएंगे किसी दिन टाइम मिलने पर, आज नहीं। अब हम लोग आते हैं किस पर, इसी का, अब समझिएगा थोड़ा सा, इसमें समझिएगा कि कैन का ही पास्ट फॉर्म बाबू कुड होता है, कैन का ही पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड होता है। कैन जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है, और कुड जो है कैन का ही पास्ट फॉर्म है, यानी कि ये जो है कि प्रेजेंट क्षमता दिखाता है, यानी अभी हम कर सकते हैं, और जो क्षमता मेरा पहले था जो अब नहीं रहा। मान लो कि हमारे दादाजी होंगे, मेरे भी दादाजी थे, ऐसा नहीं है कि हम तैर के आए हैं या मेरे बाबूजी तैर के आए हैं, मेरे भी दादाजी थे, तो उनको, वो भी अगर मान लो कि पहलवान थे, तो चलो जवानी में तो किसी को उठा के पटक देते थे। अब दादाजी अगर मेरे होते और हमको बोल देते, वो 60-70 साल का 80 साल का होते, ठीक से हाथ में डंडा नहीं पकड़ा रहा होता, और हमको बोलते कि तुमको उठा के पटक देंगे, तो ये हम, हो सकता है नहीं, क्यों, वो क्या कहते कि बाबू रे हम तोरा जैसे जवान थे ना, तो तोरा से बढ़िया बढ़िया को उठा के पटक देते थे। यानी उनके अंदर क्षमता थी, कब, पहले जब जवान थे, अब वो बूढ़ा हो गया, अब उनके अंदर क्षमता नहीं है, तो वही पहले जो वो क्षमता था, उस क्षमता को दिखाने के लिए ही हम लोग कैन का पास्ट फॉर्म कुड को यूज करते हैं। और पास्ट का पहचान ही होता है था, थे, थी, और प्रेजेंट का पहचान क्या होता है, एक मिनट में बताऊं आपको, थोड़ा सा ये मैं रब करता हूं, क्योंकि ये तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे ही। पास्ट की हिंदी की पहचान जो होती है बाबू, वो था, थे, थी लगा रहेगा, ठीक है, सेंटेंस में जनरली मैं बात कर रहा हूं। और प्रेजेंट का हिंदी के सेंटेंस में जनरली क्या लगा होगा, है, हूं, है ना, ये, क्योंकि इंग्लिश जो है वो सेंसिटिव जो बोलते हैं ना, सेंसिटिव लैंग्वेज वो है, इसका अलग अलग मतलब, ये किसी वर्ड के साथ अगर दूसरा वर्ड जुड़ जाए तो उसका मतलब भी चेंज हो जाता है, अलग अलग जगह पे जैसा यूज करोगे वैसा इसका मतलब निकल जाता है, तो कोई, इसीलिए मैं हमेशा जनरली यूज करता हूँ। तो पास्ट का पहचान होता है था, थे, थी, प्रेजेंट का पहचान होता है हूं, है, यहाँ है, हूं, है लगा हुआ है। अब हम इसका अगर चर्चा करेंगे, इसी को हम अगर बना देंगे बाबू कुड, तो कुड मैंने पहले ही बता दिया कि कैन का ही पास्ट फॉर्म है कुड। जैसे ही पास्ट, और जैसे जिस चीज के लिए हम कैन यूज करते हैं उसी चीज के लिए हम कुड भी यूज करते हैं, लेकिन ये कैन प्रेजेंट क्षमता को बताता है, और कुड जो है वो भूतकाल में जो हमारे अंदर क्षमता थी। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं बचपन में था तो मैं 10 किलोमीटर दौड़ता था, लेकिन अभी मैं नहीं दौड़ सकता हूँ, तो मैं भी दौड़ सकता था, या मैं ये भी बता सकता हूँ कि मेरे अंदर क्षमता थी लेकिन मैं नहीं कर सका, है कि नहीं। अगर मैं बार बोल रहा हूँ कि मैं भी अगर पढ़ता तो इंजीनियर बन सकता था, मैं भी अगर पढ़ता तो यूपीएससी क्रैक कर सकता था, तो ये मेरे अंदर क्षमता थी लेकिन मैंने किया नहीं। उस चीज को भी दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कुड यूज करते हैं, ठीक है। तो कुड को, तो ये जैसे ही कुड पास्ट फॉर्म में है तो ये है हूं है किस में बदल जाएगा बाबू, पास्ट फॉर्म में क्या यूज कर देते हैं, था, थे, थी में, तो ये है हूं है किस में बदल जाएगा, था, थे, थी में, है ना। तो बस सेम चीज के लिए, लेकिन ये सब कब, पास्ट फॉर्म, जिसको हम लोग अपनी क्षमता को पास्ट में जो हमारे पास था अब नहीं है, या जो हम कर सकते थे अब नहीं कर सकते हैं, उस चीज को दिखाने के लिए। तो कुछ नहीं, सेम चीज है। सब्जेक्ट की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट ही रहेगा। कैन की जगह हम लोग सिर्फ क्या कर देंगे, कुड यूज कर देंगे। क्यों कुड यूज कर देंगे, क्योंकि
सकता था थे थी का हम पढ़ रहे हैं और ये कुड है, कुड यूज करेंगे और इसके साथ सब चीज सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि कुड भी क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा मेन फॉर्म का सिंगल फर्स्ट फॉर्म लगता है, ऑब्जेक्ट है। अब इसी को मैं बोल देता हूं, मैं भी गीत गा सकता था या मैं भी गीत गा सकता था, तो यहाँ पर क्या हो गया, था लग गया और सकता था कहाँ आपको दिख रहा है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, कुड यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, कैन की जगह क्या यूज कर देंगे, कुड यूज कर देंगे। आई कुड सिंग अ सॉन्ग। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं वहां से देख के फिर आपका जो प्रॉब्लम होगा मैं सॉल्व कर दूंगा। तो अब क्या हो गया, मैं गीत गा सकता था, तो कौन गीत गा सकता था, तो मैं क्या है, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का अंग्रेजी मैं का आई, उसके बाद क्या है कुड, उसके बाद V1 है सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, एक चीज तो मैं बता दिया कि हमेशा वर्ब का पहला, अगर यहाँ पर हम लोग अगर मैं को अगर प्लूरल फॉर्म में यूज कर देते हैं, जैसे हम लोग गीत गा सकते थे। अब मैं एक बार आपको बताता हूँ, हम लोग गीत गा सकते थे, इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास तो ये ऑलरेडी है। चलिए अब मैं एक हिंदी का सेंटेंस लिखता हूं, हम लोग गीत गा सकते थे। चलिए अब हम लोग गीत गा सकते थे, अब ये कौन गीत गा सकता था, हम लोग, यानी हम लोग क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो हम लोग का अंग्रेजी बाबू क्या होता है, वी। और हम फर्स्ट जब आपका क्लास ले रहे थे अबाउट द सेंटेंस, उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो मैंने उसमें बताया था कि हम लोग का अंग्रेजी वी होता है और ये आई का प्लूरल फॉर्म है वी, यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो अभी हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में देख रहे थे कि वर्ब भी प्लूरल लेते थे, जैसे वी के साथ आर या पास्ट फॉर्म में रहता तो वर लेते हैं ना। तो अब बताइए ये वी जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है और मॉडल वर्ब हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द कुड, तो वी के साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, कुड ही यूज करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहे चाहे प्लूरल सब्जेक्ट रहे, मॉडल वर्ब हमेशा वही फॉर्म में यूज करते हैं। तो अब यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, तो कुड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया क्योंकि मॉडल वर्ब हमेशा सेम, सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे प्लूरल सब्जेक्ट सभी के साथ सेम फॉर्म में यूज होता है। अब आगे क्या लिखेंगे, तो सेम चीज सिंग अ सॉन्ग, है ना। तो अभी हम देखें कि ये हमेशा क्या लेता है, तो वर्ब का, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। कौन लेता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने साथ, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लेता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये, और इसका क्या गुण है, तो ये रहे सिंगुलर सब्जेक्ट रहे चाहे प्लूरल सब्जेक्ट रहे, ये हमेशा सेम ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। इसमें कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा शुड और आउट टू दोनों को चाहिए के सेंस में यूज करते हैं, कहाँ हम लोग शुड यूज करेंगे, कहाँ हम लोग आउट टू यूज करेंगे, उसको भी। और एक चीज और मैं बताऊंगा, अभी हम लोग आप पढ़े हैं ना, कैन का मतलब सकता है, हूं है, कुड का मतलब सकता था, थे थी। सेम चीज मे का भी मतलब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका भी हिंदी में वही लिखा रहेगा, सकता है, हूं है। और उसका पास्ट, मे का पास्ट होता है माइट, उसका भी हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे, जो कुड का पढ़े सकता था, थे थी। लेकिन दोनों का यूज अलग अलग जगह होता है। कैसे होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में एक चीज और आ गया कि मैं आपको बता दूं कि कुड का एक जगह और यूज करते हैं, जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे मुझे क्या, ये मैंने अभी क्या बताया, कैन का पास्ट फॉर्म है, लेकिन कभी कभी इसको प्रेजेंट सेंटेंस में भी हम लोग यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जब हम किसी से विनम्र निवेदन करते हैं ना, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, उसके साथ जब हम कुड लगाते हैं तो उसका मतलब प्रेजेंट फॉर्म में जाता है। जैसे मान लो मैं अगर बोलूं कि कुड आई टॉक टू मिस्टर सोहन, इसका मतलब ये नहीं होता है कि क्या मैं मिस्टर सोहन से बात कर सकता था, ऐसा नहीं होता है। कुड का मतलब मैंने जरूर बताया आपको कि सकता था, थे थी होता है, पास्ट फॉर्म कैन का पास्ट फॉर्म होता है। लेकिन जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट में हम लोग कुड यूज करते हैं तो उसका सेंस प्रेजेंट टाइम में जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूंगा या बोलूंगा कुड आई टॉक टू मिस्टर सोहन, इसका मतलब होता है कि क्या मैं सोहन से बात कर सकता हूँ, ना कि सकता था। क्यों? क्योंकि ये पोलाइट रिक्वेस्ट में सकता हूँ का सेंस देता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप वीडियो का लास्ट में नीचे कमेंट में जरूर डालिएगा। अगर आप समझ में आ रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और दूसरी बात कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी आप देख रहे हैं हमारी पूरी दुनिया कोरोना वायरस कोविड-19, मैंने फुल फॉर्म भी बताया था कोविड-19 का, कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, वो भी मैंने बताया था।
तो उससे बच के रहिएगा जरूर। और बिहार में भी अब ये आज की न्यूज़ में पता है आपको कि मधुबनी में जो दिल्ली से एक इलाज करवा के आए थे, पूरी फैमिली को क्वारंटाइन कर दिया गया और उसमें जिनका इलाज होके आया था उनको अभी पीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर दिया गया और वो पॉजिटिव निकले हैं। तो नए नए जगह पर ही अपना पाँव फैला रहा है और कई जगह से खत्म भी हो रहा है। और मैंने बताया था सिंगापुर, याद आ गई, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के अंदर ये मैथमेटिकल एक डेटा के अनुसार उन्होंने बताया है कि 21 मई तक भारत में कोविड-19 90% समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ को, ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है और मैं होप भी करता हूँ और मैं प्रे भी करता हूँ कि हमारे देश के साथ ऐसा ही हो, पूरी दुनिया के साथ ऐसा हो कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जो फिर से हम नॉर्मल लाइफ जी सकें। नहीं तो आप भी जान लीजिए कि हमारी ज़िंदगी का एक रूटीन बन जाएगा मास्क और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग। तो इस चीज़ से बच के रहिएगा। हम और आप अगर चाहेंगे तो ही जाके ये ख़त्म होगा। गवर्नमेंट लाख कोशिश कर ले फिर भी ये ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक इसकी ट्रीटमेंट नहीं आती है तब तक इसका एक और एक वॉरियर है, और वो वॉरियर है वी द पीपल ऑफ इंडिया और वी द पीपल ऑफ वर्ल्ड। हम लोग पूरी दुनिया के जो लोग हैं, अगर हम चाहेंगे तभी कोरोना ख़त्म होगा। तो एक एक्टिव सिटीजन के नाते आप अपने आसपास में अपने भाइयों से या जो भी लोग हैं उनसे कहिए कि हाँ, वो जब भी घर से निकले, ज़रूरत चीज़ों के लिए तो निकलना ही होगा, क्योंकि घर के अंदर ही तो ज़िंदगी कट नहीं सकती, तो निकले जरूर। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दिया गया है उसको फॉलो करें, मास्क यूज करें। और मास्क अब अभी ही नहीं, याद रखिएगा, आज मैं आपके वीडियो में बोल के जा रहा हूँ कि कम से कम आने वाले 10 सालों तक हमारे लिए मास्क हमारी ज़िंदगी का एक नेसेसिटी बन जाएगी, क्योंकि ये अब हमारी ज़रूरत थी, मजबूरी नहीं, अब ये हमारी ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। लेकिन एक और अच्छी खबर भी इसके साथ है, क्योंकि कोरोना वायरस आया तो आया, अभी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन इंडेक्स जो है वो बहुत नीचे चला गया है। गंगा जल में डॉल्फिन देखे जा रहे हैं जो कि ख़त्म होने जा रही थी। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन ख़त्म हो गया। आप हरिद्वार में जाके देखिए, बनारस में जाके देखिए, हर जगह की जो रिवर्स हैं हमारे यहाँ, जो हमारे देश को ही कहा जाता है नदियों का देश, जो थोड़ा सा लेवल में आ रहा है। एयर पॉल्यूशन इंडेक्स भी बहुत नीचे जा रहा है। तो कई पक्षियाँ, जानवर जो भी विलुप्त होने वाले थे हमारे कारण, वो सभी ठीक हो जाएंगे। तो हमारे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हो रहा है। और सबसे खास बात जो मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको बताऊंगा जरूर, कि धरती से, हमारे इन्वायरमेंट से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर आप जब जाएंगे तो एक ओजोन लेयर आता है, जो ज्योग्राफी वाले सर आपके पास साथ चर्चा करेंगे। एक ओजोन लेयर आता है, तो आप जानते होंगे कि ओजोन लेयर में ब्लैक होल हो गया था। और ब्लैक होल होने का रीज़न क्या था? तो वो ग्रीन हाउस गैसेस, और आपको भी पता है कि मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। तो ये इतनी धरती पर बढ़ गई थी कि ये ओजोन लेयर में एक छेद कर दिया था, जिसको ब्लैक होल बोले थे। और ये ओजोन लेयर का काम क्या होता है? तो सन रेज में जो अल्ट्रा वायलेट रे होती है उसको हमारे पास प्यूरिफाई करके, छान के हमारे पास भेजता है, जिससे हमारे शरीर पर उसका बैड इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन ओजोन लेयर खत्म हो जाने के कारण, होल हो जाने के कारण, ओजोन लेयर में क्या होता था कि अल्ट्रा वायलेट रे डायरेक्ट आती थी और वो हमारे शरीर पर पड़ती थी, तो बहुत तरह की बीमारियां, स्किन डिजीज होती थी हमें। लेकिन बहुत खुशखबरी की खबर है कि नासा ने यह बताया है कि ये ओजोन लेयर लास्ट 2 महीने में पूरी तरह बंद हो गई है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। चलो, एक तरफ तो बैड न्यूज़ हमारे लिए है कि हमारी ज़िंदगी सिकुड़ के रह गई है। कोरोना वायरस ने हमें हमारी औकात को पता करा दिया है कि हम, कहा गया ना, मैन पावर्स आर सो फीबल। तो हमारा मतलब इंसान की शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। तो आज उसने, कोरोना ने आके दिखा दिया कि इंसान बहुत कमज़ोर है। लेकिन चलो, थोड़ी देर के लिए इंसान भले कमज़ोर हो जाए, और प्राकृतिक के सामने, नेचर के सामने इंसान तो हमेशा कमज़ोर है, लेकिन हमारा नेचर सुधर रहा है, हमारा एनवायरनमेंट सुधर रहा है। दीज आर द गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर द ह्यूमन एंड एज वेल एज अदर स्पेसीज ऑन द अर्थ। जो भी दुनिया में या धरती पर जो भी स्पेसीज हैं, मानव चाहे जो भी दूसरी जाति प्रजाति के लोग भी हैं, या जानवर या कीट पतंगे जो भी हैं, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि फिर से हमारा एनवायरनमेंट पहले की तरह बनते जा रहा है। 2 महीने में बहुत सारी चीज़ें सुधार आ रही है। तो कोई बात नहीं, हम एक तरफ क्षति में हैं, दूसरी तरफ हम लोग उसकी क्षतिपूर्ति भी हमारी हो रही है। जो हम नहीं कर सकते थे वो लॉकडाउन आके करवा दिया है। तो दिस इज द गुड न्यूज़। स्टे एट योर होम, लिव सेपरेटली, बी सेफ, सेव योर फैमिली, सेव योर नेशन। थैंक यू, गुड बाय। अगेन विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।